हेलो एंड वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम जनवरी 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं, उन्हीं टॉपिक से कई सारे सवाल ऐसा हो सकता है कि एक ही टॉपिक से आपको एक से ज़्यादा सवाल देखने को मिले। इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि वो टॉपिक आप 360 डिग्री के एंगल पर कवर कर सकें। उसी के लिए हम यहाँ पे अलग अलग एमसीक्यू आपके लिए बनाकर लेकर के आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सवाल से। आप हमारे साथ साथ यहाँ पे आंसर मार्क करते चलेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को मार्क कीजिए। अगर आपने करंट अफेयर्स को सही से किया हुआ है तो फटाफट हमारे साथ एक क्विक रिवीजन कर जाइए। अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स को पूरा नहीं किया है तो यहाँ से आप चीज़ों को नोट डाउन भी करते चल सकते हैं। 1 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? नैनीताल में, ऋषिकेश में, कोलागढ़ देहरादून में या फिर हल्द्वानी में? तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। जनवरी 2024 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का उद्घाटन जो है देहरादून में कोलागढ़ में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में दिया गया है 2 जनवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार ने किस उद्देश्य हेतु बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। क्या पर्पज है उसका? तो यहाँ पे औद्योगिक विकास, कृषि और बागवानी, पर्यटन और चौथा ऑप्शन बनाया है आवासीय परियोजनाएं। किसके लिए लगाया गया है? तो यहाँ पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो बेसिकली लगाया गया है कृषि और बागवानी संबंधी जो भूमि है उसकी खरीद नहीं कर सकता है उत्तराखंड के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है मानव वन्यजीव संघर्ष में मारे गए व्यक्तियों के परिवार को वित्तीय सहायता की राशि कितनी प्रस्तावित की गई है? बेसिकली ये न्यूज़ संबंधित है जो हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ बच्चों को मारने की घटनाएं उत्तराखंड में अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ के वन्यजीव विभाग को ये बोला गया था कि आप इस समाधान के लिए, वन्यजीव मानव संघर्ष के समाधान के लिए कोई अपनी योजना प्रस्तुत कीजिए। और साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे एक घोषणा की गई थी कि अगर इस तरीके से मानव वन्यजीव संघर्ष में कोई व्यक्ति मारा जाता है तो उसके परिवारजनों को पहले जो 4 लाख रुपए मिलते थे अब उस राशि को बढ़ा करके कर दिया गया है 6 लाख रुपए। तो बेसिकली ये राशि बढ़ाई गई है, इसलिए ये चीज चर्चा में है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि 22 जनवरी 2024 को उत्तराखंड में कितनी रक्षा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया था? बेसिकली 22 जनवरी 2024 को जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में 35 रक्षा परियोजनाओं की क्या की गई थी? उनका उद्घाटन किया गया था। और ये परियोजनाएं जो है, ये परियोजना उन्हीं के साथ में अटैच करके शुरुआत की गई है। जैसे आपने सुना होगा वाइब्रेंट विलेज, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये जितनी रक्षा परियोजनाएं हैं ये सभी आपस में इंटीग्रेटेड हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट सवाल में कहा गया है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को कितनी मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी? यहाँ पे बात हो रही है एक योजना की, और योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में बेसिकली कहा गया है कि जो भी छात्र जो है स्नातक की प्रथम वर्ष में एडमिशन लेता है उसको ये छात्रवृत्ति दी जाती है। पहली बात तो यह है कि स्नातक करते हुए पहले प्रथम वर्ष के छात्र के लिए उसमें कहा गया है कि अगर छात्र, प्रथम वर्ष का कोई छात्र अगर 80% से ज्यादा मार्क्स हासिल करता है तो उसको पहले 3 टॉप 3 स्टूडेंट को यहाँ पर छात्रवृत्ति का प्रावधान रखा गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पे कई सारे सवाल हैं जो हमने इसमें आगे बनाए भी हैं। हमने कहा था कि एक टॉपिक को हमने पूरा 360 डिग्री के एंगल से कवर करने की कोशिश की है कि उससे जो भी संभावित सवाल बन सकता है वो हम बना दें। तो जैसे एक तो हो सकता है कि इसमें कि कौन से वर्ष के स्नातक करते हुए कौन से वर्ष के छात्रों के लिए ये योजना है। तो ध्यान रखना है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए ये योजना है। कैसी छात्रवृत्ति है? तो मासिक छात्रवृत्ति की बात की गई है। कितने प्रतिशत मार्क्स पे मिलेगी? तो 80% मार्क्स पे फर्स्ट। तो इसमें घोषणा की गई है कि जो प्रथम इसमें आएगा उसको मिलेंगे 3,000 रुपए प्रति माह।
द्वितीय आने वाले व्यक्ति के लिए रखा गया, छात्र के लिए रखा गया है यहाँ पे 2000, और जो थर्ड पोजीशन पर रहेगा उसके लिए रखा गया है 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप उस छात्र या छात्रा को दी जाएगी। चलिए, तो इसका इसमें पूछा गया था कि प्रथम कौन आएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। गणतंत्र दिवस 2024 में उत्तराखंड की झांकी का विषय क्या रहा, उसकी थीम क्या रही? अगर हम 2024 की झांकी की थीम की बात करें तो उसकी थीम थी विकसित उत्तराखंड। बड़ा ही खास सवाल है, इस तरीके के सवाल आपसे अभी भी 2025 में भी पूछ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो 2014 तक का पूछ रहा है, 24 तो फिर भी लास्ट ईयर की बात है। तो विकसित उत्तराखंड उसकी थीम रखी गई थी। यहीं पे हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं, उससे संबंधित एमसीक्यूज भी आपको आगे हमारी इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। देखिए, जो 2024 की झांकी थी उसमें हमने ये तो समझ लिया कि उसकी थीम क्या रही, तो थीम हमने समझा, थीम कहे विषय कहे तो विकसित उत्तराखंड पे बेस्ड थी वो बेसिकली। उसमें कई सारी चीजों को दिखाया गया था, जैसे उसमें एक राज्य पक्षी को भी दिखाया गया था, और हम जानते हैं राज्य पक्षी क्या है, मोनाल। इसके साथ में वहां पे यहाँ की जो पारंपरिक फसलें हैं उन पारंपरिक फसलों को भी यहाँ पे दिखाया गया था, जैसे मंडुआ यहाँ पे दिखाया गया था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताते चलेंगे, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में कृषि से संबंधित चीज़ों को, कृषि से संबंधित सवालों को हल किया है, तो मंडुआ खरीफ की फसल है कि रबी की फसल है? जैसे मंडुआ हो गया, जैसे झंगोरा हो गया, जैसे रामदाना हो गया, जैसे कौनी हो गया, कौनी। ये सारी जितनी भी पारंपरिक कृषि फसलें हैं इनको भी यहाँ पे प्रदर्शित किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया है कि उत्तराखंड की गणतंत्र दिवस झांकी में कौन सा पक्षी दर्शाया गया था? अभी हमने बताया कि वहां पर जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसको वहां पे दर्शाया गया था। नेक्स्ट, एक हवाई अड्डे के बारे में बात की गई है। नैनी सैनी हवाई अड्डे से उड़ान संचालन कितने वर्ष के बाद में पुनः शुरू हुआ है? नैनी सैनी, पहले तो ये पता होना चाहिए कि नैनी सैनी हवाई अड्डा है कहाँ पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारे पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। अच्छा, यहाँ से इस हवाई उड़ान का जो है इस पे प्रतिबंध लगा हुआ था 2020 से, 2020 की शुरुआत में ही इसको प्रतिबंधित कर दिया था, और 2024 के आसपास इसको फिर से इसका संचालन शुरू हुआ है। तो लगभग 3 वर्षों के बाद में इसका संचालन शुरू हुआ। 5 वर्षों में तो 25 बैठ जाएगा, 24 में शुरू हुआ, तो लगभग 3 वर्षों के बाद में नैनी सैनी हवाई अड्डे का उड़ान संचालन जो है वो फिर से शुरू हुआ। तो यहाँ पे तो यही पूछा गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में कहा गया है कि जो नैनी सैनी, जिसमें पिछले सवाल में हमने बात करी, नैनी सैनी एयरपोर्ट से उड़ान सेवा कौन सी कंपनी चला रही है, यानी कौन सी कंपनी जो है उसको अब ऑपरेट करेगी? इंडिगो, फ्लाईबिग, स्पाइस जेट या फिर एयर इंडिया? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाता है फ्लाईबिग। तो एक विमान कंपनी है जिसका नाम है फ्लाईबिग। फ्लाईबिग यहाँ सप्ताह में 3 दिन यहाँ पर हवाई सेवा चालू रखेगी। एक मंडे को, एक ट्यूसडे को, और एक फ्राइडे को। इन 3 दिनों तक यहाँ पे नैनी सैनी एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं रहेंगी। हवाई सेवा कहाँ से कहाँ तक होंगी? तो देहरादून से वही पिथौरागढ़ के बीच में। सवाल में कहा गया है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो उनका नाम है राधा रतूड़ी। पहली महिला मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी दर्ज की गई है? हिम तेंदुओं की संख्या की अगर हम बात करें, और वो भी कहाँ पे पूछ रहा है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की कुल संख्या है लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 124। 124 कुल हिम तेंदुए यानी स्नो लेपर्ड यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का हिम तेंदुओं की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, तो उत्तराखंड का नंबर आता है सेकंड। फिर फर्स्ट किसका आता है? तो फर्स्ट पोजीशन है लद्दाख की, और लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या है लगभग, रिकॉर्डेड जो नंबर है वो है 477। उत्तराखंड में 124 नंबर है, और इस संख्या को बढ़ाने या इस संख्या को मेंटेन रखने के लिए जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, क्योंकि वहां पे हिम तेंदुए पाए जाते हैं, तो उसको संरक्षण करने के लिए उसको महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित करने की बात भी की गई है।
नेक्स्ट सवाल वही है, हिम तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत के किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी में? अभी हमने देखा कि लद्दाख में है, और वो कितनी है? वो है 477। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या है? हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का शुभारंभ भारत में कहाँ से हुआ है? कहाँ से? इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, वो भी किसके माध्यम से? हेलीकॉप्टर के माध्यम से। कहाँ से शुरुआत हुई है? तो वो हुई है ऋषिकेश में, एम्स से। ऋषिकेश एम्स से इसकी शुरुआत हुई है। और ये जो सेवा है, ये यहाँ से 150 किलोमीटर की रेंज के एरिया को कवर करेगी। और ये जो सेवा शुरू की गई है, ये शुरू की गई है प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत। किसके तहत संचालित की जाएगी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट संजीवनी। तो प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत ये चिकित्सा सेवा, यहाँ पर हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ की जा रही है। नेक्स्ट सवाल है, नजूल भूमि क्या होती है? हाल ही में ये चर्चा में रही उत्तराखंड में, नजूल भूमि क्या होती है? क्या वो निजी भूमि है, सरकारी भूमि जो स्थायी पट्टे पर है, या फिर अस्थायी पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि है, या फिर पूछा गया है क्या वो पंचायत भूमि है? तो नजूल भूमि की अगर बात करेंगे तो नजूल भूमि का संबंध होता है अस्थायी पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि। अगर हम नजूल भूमि की बात करें तो नजूल भूमि किसी ट्रस्ट को या फिर किसी निजी मालिक को अस्थायी रूप से पट्टे पर दी गई सरकारी संपत्ति है। क्या है? अस्थायी रूप से पट्टे पर दी गई सरकारी संपत्ति है। फिर वो चाहे किसी निजी व्यक्ति को दी गई हो या फिर वो किसी ट्रस्ट को दी गई हो। बेसिकली ये जो नजूल भूमि है, इसकी शुरुआत होती है औपनिवेशिक काल से। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ के जो देसी राजा थे, उन राजाओं को हराया और उनसे उस जमीन को नजूल में कन्वर्ट कर दिया, जिस जमीन के उनके पास में कोई मालिकाना दस्तावेज नहीं थे, उनको उन्होंने नजूल भूमि में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका जो प्रमाण मिलता है, इसकी जो बात होती है, वो औपनिवेशिक काल से है। फिर यही बात यहाँ पे रही, अस्थायी पट्टे पर दी गई सरकारी भूमि। तो हाल फिलहाल में ये चर्चा में रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस दंपत्ति के द्वारा की गई थी? अगर हम दंपत्ति की बात करें तो इस दंपत्ति का नाम है सुमित और स्नेहा थपलियाल। सुमित और स्नेहा थपलियाल ने वर्ष 2018 में हिमालयन बास्केट की शुरुआत की। और इसका शुभारंभ, अब इन्होंने तो शुरुआत करी, इसका शुभारंभ किया 20 फरवरी 2024 को। 20 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट की शुरुआत की। हिमालयन बास्केट की जो थीम है, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको क्या किया जा सके, उनको मार्केट प्रोवाइड कराई जा सके। तो स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए हिमालयन बास्केट शुरू की थी एक दंपत्ति ने, नाम था सुमित और स्नेहा थपलियाल। कब की थी? 2018 में। फिर इसी को प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 20 फरवरी 2024 को हिमालयन बास्केट की शुरुआत की। तो अगर मुख्यमंत्री के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 20 फरवरी 2024, और अगर दंपत्ति के संदर्भ में पूछेंगे तो 2018 से इनके द्वारा इसकी शुरुआत की जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक योजना का नाम यहाँ पे दिया गया है और योजना है ईंधन सखी योजना। योजना का नाम आपको याद रखना है, ईंधन सखी योजना। कहता है इसके अंतर्गत किसके द्वारा गैस वितरित किया जाना यहाँ पे प्रस्तावित है? क्या वो पंचायत है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं, वितरक एजेंसियां हैं, या फिर नगर निकाय है? बेसिकली सरकार ने क्या किया कि जो उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उनको रसोई गैस की समस्या ना हो, रिफिलिंग समस्या ना हो, इस समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार मिनी गैस एजेंसी के जरिए इसको दूर करने का प्रयास कर रही थी। किसके द्वारा? मिनी गैस एजेंसी। मिनी गैस एजेंसी, इसके माध्यम से जो रिफिलिंग की समस्या है दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में, इसके माध्यम से इसको दूर करने का प्रयास सरकार कर रही थी। अभी मिनी गैस एजेंसी क्या है? मिनी गैस एजेंसी एक ऐसी एजेंसी है जो उस क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित की जाती है। तो बेसिकली स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं इस मिनी गैस एजेंसी को चलाती हैं और
क्या करती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में गैस को वितरित करती हैं। यही इसमें पूछा गया था और इस योजना का नाम है ईंधन सखी योजना। तो यही इसमें पूछा गया था कि ईंधन सखी योजना के अंतर्गत किसके द्वारा गैस को वितरित किया जाएगा। तो गैस को वितरित किया जाएगा मिनी गैस एजेंसी को चलाने वाले स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के द्वारा। सरकार का एक प्रयास है कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों की ऊर्जा आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सके और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भराड़ीसेन में किस केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई है। भराड़ीसेन में क्या वो योग प्रशिक्षण केंद्र है, बद्री गाय प्रशिक्षण केंद्र है, कंप्यूटर शिक्षा केंद्र है, या फिर वो शिल्प केंद्र है। इसका सही उत्तर है बद्री गाय प्रशिक्षण केंद्र। बद्री गाय से संबंधित पहले भी कई बार सवाल आयोग पूछ चुका है, अब की बारी भी पूछ सकता है कि बद्री गाय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की घोषणा कहाँ की गई है। तो आप ये भी सवाल बना सकता है। तो भराड़ीसेन में है, या फिर भराड़ीसेन में किसकी घोषणा हुई है, बद्री गाय के प्रशिक्षण केंद्र की। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल में कहा गया है कि वही जो नई हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है, वो सेवा हल्द्वानी को किन अन्य दो स्थानों से जोड़ेगी। नई हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून ऋषिकेश, मुनस्यारी पिथौरागढ़ चंपावत, अल्मोड़ा रुद्रप्रयाग, टनकपुर या हरिद्वार। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि जो नई हेलीकॉप्टर सेवा है वो हल्द्वानी को मुनस्यारी से, हल्द्वानी को पिथौरागढ़ से और हल्द्वानी को चंपावत से, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये जो पहल है इस क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का ही एक हिस्सा है। ये जो नई हेलीकॉप्टर सेवा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये पहल जो है वो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का ही हिस्सा है। इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है दूर दराज के क्षेत्रों के बीच की दूरी को कम किया जा सके, उनके बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जो हिम तेंदुओं की संख्या है भारत में कुल कितनी है। हमने देखा था कि 477 तो हमने बताया आपको लद्दाख में। हमने सबसे ज्यादा तो देखा कि भाई सबसे ज्यादा जो हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड आपको देखने को मिलता है 477 लद्दाख में है। हमने सेकंड नंबर पे देखा तो 124 हमारे उत्तराखंड में है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो लगभग हिमाचल प्रदेश में हमें 51 देखने को मिलते हैं। इस तरीके से कई सारी जगहों पर आपको हिम तेंदुए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, इस तरीके से आपको कई जगहों पर हिम तेंदुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल नंबर कितना है। तो अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो टोटल नंबर है 718। अब ये कम से कम तीन डेटा आपको पता हो, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, क्योंकि आप उत्तराखंड का पेपर देंगे, उत्तराखंड में कितना है और टोटल भारत में कितना है, इसलिए हमने तीन अलग अलग सवाल आपके यहाँ पे बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। चलिए, मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील परियोजना, एक परियोजना की बात करी है और उसका नाम है मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स। परियोजना के तहत किसके लिए मोबाइल साइंस लैब बनाई गई है। विश्वविद्यालयों के लिए, महाविद्यालयों के लिए, हर एक जिले के लिए, या फिर हर एक तहसील के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत एक मोबाइल साइंस लैब बनाई गई है प्रत्येक जिले के लिए। सरकार का प्रयास है कि राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार यानी इनोवेशन, इसको बढ़ाया जाए। इसी के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील परियोजना का क्या किया है, शुरुआत की है। और ये परियोजना जो है प्रत्येक जिले में चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला लोगों को प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। चंपावत साइंस सिटी की लागत कितनी है। बेसिकली राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ाने के लिए ही चंपावत में एक साइंस सिटी बनाने की बात हो रही है। और उस साइंस सिटी की लागत जो रखी गई है वो रखी गई है 55 करोड़ 53 लाख रुपए। ये आपको नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। कहता है मानसखंड मंदिर माला मिशन का उद्देश्य क्या है। किसकी बात करी है, मानसखंड मंदिर माला मिशन। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है। तो उसी से अब इसके सही ऑप्शन को ढूंढ लेते हैं। क्या वो पर्यटन बढ़ावा देना है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, मंदिरों की सजावट से संबंधित है, मंदिर मार्गों पर बेहतर सड़क और परिवहन सुविधा है, या फिर धार्मिक अनुदान है। इसका सही उत्तर है कि मानसखंड मंदिर माला मिशन का उद्देश्य है मंदिर मार्गों पर बेहतर सड़क और परिवहन की सुविधा हो। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। कहता है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना की छात्रवृत्ति किन छात्रों को दी जाएगी। अभी हमने देखा था कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना जो है वो छात्रवृत्ति की जो योजना है वो स्नातक के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले
छात्र छात्राओं को दी जाएगी और जो 80% अंक हासिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2024 की झांकी में कौन सी पारंपरिक फसलें, अभी हमने बताया झंगोरा, मंडुआ, कोनी, रामदाना, ये सब उसमें फसलों के रूप में दिखाए गए थे, पारंपरिक कृषि फसलें हैं। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस झांकी में कौन सी विकास परियोजना नहीं दिखाई गई थी? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखो तीन हमें यहाँ पे पता चल जाएंगे कि तीन विकास परियोजनाओं को वहां पे दिखाया गया था। चार धाम ऑल वेदर रोड ये वहां पे दिखाया गया था, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे ये वहां पे दिखाया गया था, माणा कनेक्टिविटी ये दिखाया गया था। कौन नहीं दिखाया गया था? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को वहां पे नहीं दिखाया गया था। और हमसे पूछा है कि कौन नहीं दिखाया गया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। राज्य में गन्ने की अगेती किस्म का परामर्शित मूल्य क्या घोषित किया गया है? 2024 की बात है, तो इसका उत्तर है 375 रुपए प्रति क्विंटल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। हिमालयन बास्केट किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? चाहे वो दंपत्ति ने की है या फिर मुख्यमंत्री ने की है 2024 में 20 फरवरी को। पर्यटन प्रचार, युवाओं के लिए स्टार्टअप या स्थानीय कृषि उत्पादों की बिक्री? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्थानीय कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। सवाल में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत किस योजना के अंतर्गत की गई है? हमने बताया था कि इसकी शुरुआत जो है वो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत की गई है, हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत। नेक्स्ट और लास्ट सवाल है, सीएम द्वारा शुरू की गई ऊर्जा विभाग की नई पहल क्या है? ऊर्जा विभाग की नई पहल क्या है? तो क्या वो स्मार्ट मीटर है, प्रीपेड मीटर है, ग्रीन एनर्जी कार्ड है या रूफटॉप सोलर है? आपको सभी लगेंगे कि शायद ऊर्जा विभाग की सभी पहले होंगी, पर इसका सही उत्तर है प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई ऊर्जा विभाग की नई पहल है, प्रीपेड मीटर, जिसका हाल फिलहाल में आपने देखा था कि विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था कि प्रीपेड मीटर नहीं चाहिए। तो ये उसकी नई पहल है। तो ये हो जाता है उत्तराखंड करंट अफेयर्स में जो जनवरी 2024 से संबंधित जो भी एमसीक्यूज बनाए जा सकते थे वो सारे हैं इसमें। हम लगातार इसी तरीके से ये सीरीज कवर करते जाएंगे और हम आपको मई 2025 तक का करंट अफेयर यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे एमसीक्यूज की फॉर्म में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।